विक्रम जम्मू पहुंचा। जैसा कि करिश्मा ने कहा था, एयरपोर्ट पर एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। 3 घंटे के सफर के बाद जब विक्रम अपने गांव के बाहर गाड़ी से उतरा तो दूर आसमान में सूरज के उगने से पहले का हल्का उजाला फैलने लगा था। हालांकि दिन अभी शुरू नहीं हुआ था, पर गांव के कुछ लोग उठकर अपने कामों में लग गए थे। पूरा गांव विक्रम की मौत के बारे में जानता था। धुंध में भी फौजी वर्दी पहचानना गांव वालों के लिए मुश्किल नहीं था। जिन 2-4 लोगों ने उसे देखा वो सभी हक्के बक्के रह गए। एक के हाथ से घबराकर पानी का घड़ा छूट गया। उसे लगा उसने कोई भूत देख लिया है। दूसरे ने 2-3 बार आंखों को मलकर उसे देखा, लेकिन विक्रम किसी के लिए नहीं रुका। उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। कुछ लोगों ने उसे आवाज भी लगाई, पर उन्हें अनसुना करके तेजी से भागता हुआ वो अपनी गली में मुड़ गया। यूं तो गांव के घरों के दरवाजे दिन भर खुले रहते थे, लेकिन रात को सोते वक्त उन्हें बंद कर दिया जाता था। इस वक्त विक्रम के घर का दरवाजा भी बंद था। कहीं उसके माता पिता घबरा न जाए, इसलिए उसने अपनी बेसब्री को काबू में करके हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कुछ आहटें आई, फिर कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ पड़ी। धीरे से दरवाजे के दोनों पल्ले अलग हुए और विक्रम को अपने पिता का चेहरा नजर आया। उनके बाल बिखरे हुए थे, चश्मा नदारद था। शायद वह दरवाजे की दस्तक से ही जागे थे। विक्रम के पिता ने 2-3 बार पलकें झपकाई, फिर आंखों को सिकोड़कर सामने खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। बदहवास होकर उन्होंने जल्दी से चौखट से बाहर कदम रखा और विक्रम के चेहरे, कंधे, सीने और बाजुओं पर हाथ फिराया। बाबा, विक्रम ने भरे गले से कहा। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता के चेहरे पर खुशी की मुस्कान चमकने लगी, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। जरूर मैं सपना देख रहा हूँ, उन्होंने थकी सी आवाज में कहा और अपनी आंखों को रगड़ा। विक्रम ने झुककर पहले उनके पैर छुए, फिर खड़े होकर अपने पिता के गले लग गया। सपना नहीं है बाबा, मैं वापस आ गया। आपका विक्रम वापस आ गया। विक्रम ने महसूस किया कि उसके पिता का शरीर कांप गया। उसने पीछे होकर सहारा देने के लिए उनके कंधों को थाम लिया। उसके पिता की फटी फटी आंखें एकटक उसे देखती रही। आखिरकार जब उन्हें यकीन हुआ कि उनका बेटा हकीकत में उनके सामने खड़ा है, तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। विक्रम, हकलाते हुए उन्होंने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया। रोते हुए उसके पिता ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। विक्रम की आंखों में भी आंसू उमड़ आए। कुछ देर बाद उन्होंने विक्रम को खुद से अलग किया और उतावले होकर कहा, तेरी माँ अब तुझे देखकर ही बिस्तर से उठ पाएगी। क्या हुआ माँ को? विक्रम परेशान हो उठा। उनकी तबीयत खराब है क्या? अपने जवान बेटे को खोने की खबर सुनकर एक माँ कैसी होगी? वो तो उसी दिन बिस्तर को लग गई थी जब तेरे साथ के 3 सिपाही तेरा सामान लेकर आए थे, उसके पिता ने दुखी स्वर में कहा। विक्रम तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर के कमरे में पलंग पर मधु बेसुध पड़ी थी। पास रखी छोटी सी टेबल पर कुछ दवाइयां और पानी का ग्लास रखा था। विक्रम अपनी माँ के पास पलंग पर बैठ गया और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। नींद और बेहोशी के बीच झूलती मधु ने जैसे अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया। विक्रम, उसके मुंह से एक कमजोर सी आवाज निकली और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी, लेकिन विक्रम के भरे गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई। तभी उसके पिता ने अंदर आकर जोर से कहा, देखो मधु, तुम्हारा बेटा लौट आया है। हमारा विक्रम जिंदा है मधु, तुम्हारा विश्वास जीत गया। तुम रोज कहती थी ना कि विक्रम को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बात सच हो गई। विक्रम सही सलामत हमारे पास वापस आ गया। मधु की आंखें पूरी तरह से खुल गई और उसके सफेद पड़े चेहरे पर फिर से रंग नजर आने लगे। उसने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने सहारा देकर उसे बिठाया। अपने बेटे को अपने सामने देखकर मधु ने फौरन उसे गले लगा लिया और राहत से कहा, मुझे पता था तू आएगा। मैंने बोला तेरे बाबा को कि हमारा विक्रम हमें छोड़कर जा ही नहीं सकता, शायद वो कहीं खो गया था, है ना? इसलिए सबको लगा कि तू चला गया, पर मैं जानती थी, मेरा दिल महसूस कर रहा था कि तुझे कुछ नहीं हुआ। उसने अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा था ना विक्रम के बाबा कि आप लोग ऐसी बातें मत करो, और आप लोगों को लग रहा था मैं पागल हो गई हूँ। देखो, लौट आया ना मेरा बेटा, कुछ नहीं हुआ इसे। मुझे पता है मेरे विक्रम की उम्र बहुत लंबी है। अब तक विक्रम के लौटने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग सोए हुए थे उनको भी जगा कर इसके बारे में बता दिया गया। एकदम से उनका घर गांव के लोगों से भर गया।
कुछ लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे और कुछ उसके माँ बाप को बधाई दे रहे थे। पड़ोस वाले काका ने विक्रम के पिता को गले लगाते हुए कहा, ये तो चमत्कार हो गया। विक्रम को अपने सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता भी नहीं सकता। एक बूढ़ी दादी आगे बढ़कर उसकी नजर उतारने लगी और एक चाची अपने घर से पूजा की थाली लाकर उसकी आरती करने लगी। सभी गांव वाले उन्हें बधाई दे रहे थे और अपनी खुशी जता रहे थे। सबकी आंखें आंसुओं से नम थी। तभी मधु तेजी से उठ खड़ी हुई। विक्रम, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं अभी खाना बनाती हूँ, क्या खाएगा तू? अरे मुझे पता है तुझे क्या पसंद है, रुक जरा, मैं तेरी पसंद की सारी चीज बनाऊंगी, अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाऊंगी। तू यहाँ आराम से बैठ, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। लेकिन खड़े होते ही उसका सिर चकरा गया। उसके गिरने से पहले विक्रम ने उसे संभाल लिया। ये तुम क्या कर रही हो माँ? तुम्हें आराम की जरूरत है, मुझे भूख नहीं है। मधु ने आंखें बंद करके अपने माथे को दबाया। उफ़्फ़ो, ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? लगता है ज्यादा देर सोई रही मैं। इतना काम पड़ा है, विक्रम के लिए खाना बनाना है, लड्डू बनाने हैं। आशा काकी ने मधु को बीच में टोका। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से अपने बेटे से बातें कर, खाना मैं बनाकर भेजती हूँ। मुझे पता है विक्रम को क्या पसंद है, मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है। मेरे हाथ की कढ़ी और मिर्च की चटनी बहुत खुश होकर खाता है। फिर उसने विक्रम की ओर देखा और धीरे से कहा, अपनी माँ को आराम करने को बोलना, जब से तेरे माँ। वो कहते कहते रुक गई, क्योंकि अब विक्रम की मौत के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। संध्या चाची ने प्यार से विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। आशा जीजी के कहने का मतलब है, 2 दिन से तेरी माँ बिना खाए पिए बेजान पड़ी थी। तुझे देखकर जैसे वो वापस जी उठी। अब तुम लोग साथ बैठकर ढेर सारी बातें करो और खाने पीने की चिंता हम लोगों पर छोड़ दो। मैं अभी सबके लिए चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। गांव वालों के जाने के बाद विक्रम ने समझा बुझाकर अपनी माँ को आराम से बिठा दिया। पूरा दिन वो अपने माता पिता के साथ ही रहा और उनके चिंता से भरे सवालों का जवाब देता रहा। जब उसके पिता ने पूछा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था, तो विक्रम ने उन्हें पूरी बात ना बताकर साधारण सा वर्णन सुना दिया। मैं पुल के ऊपर से जा रहा था बाबा कि अचानक सामने से एक गाड़ी तेजी से मुड़कर मेरी तरफ आई। शायद उसके ब्रेक फेल हो गए थे। जब मुझे लगा कि अब एक्सीडेंट होने से कोई नहीं बचा सकता, तो मैं चलती गाड़ी से नीचे पानी में कूद गया। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली। सबको लगा गाड़ियों के टक्कर के बाद हुए विस्फोट में मैं भी खत्म हो गया। मुझे लौटने में देर इसलिए लग गई क्योंकि पानी के बहाव के साथ बहुत दूर निकल गया था। कल रात को ही वापस दिल्ली के दफ्तर पहुंचा और वहाँ रिपोर्ट करने के बाद सीधा आप लोगों के पास चला आया। मैं जानता था आप लोग बहुत दुखी होंगे। विक्रम के पिता ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, अब छोड़ इन बातों को, तू सही सलामत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमेशा तेरी रक्षा करे। विक्रम देख रहा था कि उसके माँ बाप पर उसकी मौत की खबर का क्या असर हुआ था। 2 ही दिन में जैसे वो 10 साल और बूढ़े हो गए थे। उसके पिता के कंधे झुक गए थे और चेहरे पर पहले से ज्यादा लकीरें नजर आ रही थी। उसकी माँ एकदम कमजोर और दुबली हो गई थी। उनका चेहरा और होंठ सफेद पड़ गए थे, मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। लेकिन विक्रम के साथ रहने से अगले कुछ ही दिनों में मधु बिल्कुल ठीक हो गई। पहले की तरह घर के सारे काम करने के बाद भी वो विक्रम के लिए रोज तरह तरह की पकवान बनाती। उसके पिता भी स्वस्थ और खुश दिखने लगे थे। पूरे गांव में जैसे त्योहार का माहौल हो गया था। रोज शाम को गांव के बीचों बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सब लोग इस चमत्कार के बारे में बात करते। करीब 1 हफ्ते बाद विक्रम के लौटने का समय आया। मधु के चेहरे पर घबराहट छाने लगी। उसने अपने बेटे से कहा, दिल्ली जाना जरूरी है क्या? वहाँ इतना खतरा है, कितनी तेज गाड़ियाँ आती जाती हैं। तू पहले की तरह बॉर्डर पे नहीं रह सकता। अपनी पत्नी के भोलेपन पर विक्रम के पिता हंस पड़े। एक सैनिक की माँ होकर तुम कैसी बातें कर रही हो? मधु ने डरते हुए कहा, अगर इसे फिर से कुछ हो गया तो? विक्रम के पिता ने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा देश की रक्षा कर रहा है। फौजी कभी खतरे से दूर नहीं भागता, वो खतरे का डटकर सामना करता है। इसलिए हम तुम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर दोनों को आश्वासन दिया, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। निकलने से पहली रात विक्रम के पास एक फोन आया। हेलो विक्रम, मैं ब्यूरो के ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम कल सुबह की ट्रेन से निकल रहे हो ना? पठानिया सर ने कहा है दिल्ली की ट्रेन मत लो, जम्मू एयरपोर्ट जाना। वहाँ काउंटर पर तुम्हारे नाम का टिकट मिल जाएगा। 11 बजे की फ्लाइट है। ठीक है, मैं कल दोपहर तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। फोन रखने के बाद विक्रम ने सोचा
शायद कोई मिशन है, इसलिए पठानिया सर फ्लाइट से बुला रहे हैं। अपने माता पिता से विदा लेकर विक्रम सुबह 6 बजे की ट्रेन से जम्मू के लिए निकल गया। एयरपोर्ट के काउंटर पर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर उसने अपने नाम की टिकट ले ली। फ्लाइट से पहले उसके पास काफी वक्त था। विक्रम ने इधर उधर देखा। एयरपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं था, काफी सारा हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए था। एक तरफ कुछ खाने पीने की दुकानें बनी थी और दूसरी तरफ एक लंबे हिस्से में बड़ा सा स्टोर बना था। वहाँ किताबें, खिलौने, चॉकलेट के अलावा देश भर की मशहूर और प्रचलित चीजें और कपड़े मिल रहे थे। विक्रम स्टोर में जाकर सामान देखने लगा। उसकी नजर एक खूबसूरत से दुपट्टे पर पड़ी। गहरे नीले रंग के दुपट्टे पर छोटे छोटे सितारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तारों से भरी रात के आसमान का एक टुकड़ा तोड़कर उसका दुपट्टा बना दिया। करिश्मा पर ये कितना सुंदर लगेगा, विक्रम ने सोचा और दुपट्टा उठा लिया। लेकिन खरीदने से पहले उसे ख्याल आया कि उसने कभी करिश्मा को ऐसा लिबास पहने नहीं देखा। यूनिफॉर्म और जीन्स के अलावा सिर्फ एक बार गोवा में करिश्मा ने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। वो दिन याद करते ही विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। करिश्मा ने कहा था कि वो दोनों पति पत्नी बनकर वहां रह रहे थे। सुनने में ये सपने जैसा था। काश ये सपना सच हो जाए। विक्रम ने एक ठंडी आह भरते हुए सोचा। तभी पीछे से किसी ने उसे टक्कर मारी। दुपट्टा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सॉरी। एक भारी आवाज सुनकर विक्रम ने मुड़कर देखा तो उससे भी लंबा एक आदमी पैनी नजरों से उसे देख रहा था। आपको कुछ चाहिए? विक्रम ने पूछा। क्या आप फौजी हो? आदमी ने सवाल किया। बाकी फौजियों की तरह विक्रम भी हमेशा वर्दी की जैकेट पहनकर सफर करता था, लेकिन आज उसने अपनी माँ के हाथ का बुना स्वेटर पहन रखा था, इसलिए देखकर कहना मुश्किल था कि वो सेना में है। शायद उसके डील डॉल को देखकर आदमी ने ऐसा सवाल पूछा था। विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया और दुपट्टा वापस रखकर आगे बढ़ गया। वो कुछ ही दूर गया था कि सामने से तेजी से आता हुआ एक आदमी उसे टकरा गया। आदमी के हाथ में पकड़े ग्लास से सारी चाय विक्रम के ऊपर बिखर गई। उसने शर्मिंदा होकर बार बार माफी मांगी और कहा कि वो साफ कर देगा, लेकिन विक्रम उसे मना करके बाथरूम में चला गया। रुमाल गीला करके उसने अपने स्वेटर को अच्छी तरह साफ किया। दाग मिटाने के बाद चैन की सांस लेकर विक्रम मुड़ा ही था कि पीछे से एक मजबूत हाथ ने उसे जकड़ लिया और दूसरे हाथ ने उसके नाक पर कपड़ा रख दिया। तेज क्लोरोफॉर्म की गंध से विक्रम 1 सेकंड में बेहोश हो गया। अब कौन सा नया खतरा मंडरा रहा था विक्रम पर? कौन थे ये 2 आदमी? क्या विक्रम इनकी पकड़ से खुद को आजाद कर पाएगा?